आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सिम्टोमेटोलॉजी। लॉजी सिम्टम के बारे में जानना इज नोन एज सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टम्स के बारे में समझना, इसकी साइंस को क्या बोलते हैं? सिम्टोमेटोलॉजी। सबसे पहले व्हाट इज सिम्टम? सिम्टम क्या होता है? एनी चेंज इन द patient which is felt by patient, which is seen by attendants, which is observed by physician is known as symptom। कह रहे ऐसा कोई भी चेंज हो जाए पेशेंट के अंदर जो पेशेंट खुद फील कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चेंज हो, हेड में पेन करना तो उसको फील हो रहा है, या पैर में दाने पड़ जाना तो वो उसको फील हो रहा है, उसकी खुजली फील हो रही है, उसकी बर्निंग फील हो रही है, तो दैट इज फेल्ट बाय पेशेंट, सीन बाय अटेंडेंट्स को वो दिखे, ऑब्जर्व कर सके फिजिशियन, इन सबको क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। अब हम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे भाई, हमारे होम्योपैथी में सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वी होम्योपैथ्स are totally dependent on symptoms. We are dependent on symptoms for individualization of patient, हम सिम्टम्स से ही पेशेंट का भी इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। सिम्टम्स के द्वारा ही हम मेडिसिन का इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं और इसी से हम ड्रग पिक्चर को मैच करते हैं, पेशेंट को सिमिलिमम देते हैं, प्रॉपर डोज देते हैं, रिपीटेशन करते हैं और ऑब्स्टेकल्स हटाते हैं और क्योर कर देते हैं। तो दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, इस तरीके से हमारा काम करने का तरीका है। अब बात करी जाती है कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। देखो साहब, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव सिम्टम। दूसरा सिम्टम जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव सिम्टम। तीसरी सिम्टम के बारे में बात करेंगे, दैट इज कंप्लीट सिम्टम। चौथा सिम्टम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। पांचवें सिम्टम की बात करेंगे वो है की नोट सिम्टम। की नोट सिम्टम। छठे सिम्टम के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉमन सिम्टम। सातवें सिम्टम के बारे में बात करेंगे दैट इज जनरल सिम्टम। आठवें सिम्टम के बारे में बात करेंगे दैट इज गाइडिंग सिम्टम। नौवें सिम्टम के बाद बात करेंगे एसेसरी और लेसर एसेसरी सिम्टम।
10वें सिम्टम की बात करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव यानी मुंह से बोलना। पेशेंट जो सिम्टम अपने मुंह से बताता है, बोल के बताता है, वो सिम्टम होते हैं बाय स्पीकिंग। ये किसी को दिख नहीं रहे हैं, ये फिजिशियन को दिख नहीं रहे हैं। कह रहा है आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सर दर्द हो रहा है फ्रंटल एरिया में और टॉप ऑफ वर्टेक्स में दर्द हो रहा है, और दर्द ऐसा हो रहा है जैसे थ्रॉबिंग पेन। तो ये कैसा सिम्टम है? जो वो मुंह से बोल के बता रहा है, जो वो फील कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो ये सिम्टम्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव सिम्टम। दीज आर वेरी फर्स्ट सिम्टम, ये एकदम फर्स्ट इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ये बीमारी शुरू होने से पहले भी कई बार आ जाते हैं। अभी आपकी बीमारी फॉर्म भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आ रहे हैं सिम्टम। बीमारी क्लिनिकल नहीं हुई, उससे पहले ही सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। दीज हेल्प टू इंडिविजुअलाइज अ पेशेंट। नेक्स्ट सिम्टम इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व करने वाले सिम्टम्स, जैसे कि रेडनेस ऑफ, स्वेलिंग, ब्लूनेस, लिथार्जी। ये सिम्टम्स क्या है? आपको दिख जाएंगे। तो जब बीमारी बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में आ गई है तब ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो दीज आर वेरी लास्ट सिम्टम्स, जब बीमारी अपने फुल फॉर्म में आ गई है। ये कैसे होते हैं? वेरी फर्स्ट सिम्टम। ये कैसे होते हैं? वेरी लास्ट सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर दोज सिम्टम विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आइज, जिसको जो फिजिशियन अपनी आँखों से देख सकता है। जैसे है रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, साइनोसिस हो गई, लिथार्जीनेस हो गई। अब आ गई कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम क्या होता है? एक थे डॉक्टर बोइंगहसन। डॉक्टर बोइंगहसन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हर सिम्टम को कंप्लीट बनाना चाहिए, यानी उस सिम्टम का लोकेशन, उस सिम्टम का सेंसेशन, उसकी मोडालिटी और उसका कॉन्कोमिटेंट, ये चारों चीज़ें हमें पता करनी चाहिए। तो डॉक्टर बोइंगहसन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट सिम्टम। ही टोल्ड दैट लोकेशन ऑफ एवरी सिम्टम, sensation of every symptom, then modality and concomitant of every symptom should be taken. ये चारों चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कि हेडेक की बात करें तो हेडेक कहाँ हो रहा है? फ्रंटल एरिया में। कैसा हेडेक हो रहा है? डल हेडेक। मोडालिटी क्या है? प्रेशर से आराम। कॉन्कोमिटेंट, विद हेडेक देयर इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये कैसा हो गया? एक कंप्लीट सिम्टम हो गया। ये डॉक्टर बोइंगहसन ने दिया था। उन्होंने अपनी रिपर्टरी भी इसी LSMC के ऊपर बेस कर रखी है। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये हमारी होम्योपैथी की जान है। दिस इज द क्रक्स जिसको हमें ढूंढना होता है। इसको मैं कहती हूँ UPS सिम्टम। आपने UPS का नाम सुना होगा। यू से होता है अनकॉमन, अनकॉमन, पी से पिक्यूलियर या पर्टिकुलर, एस से सिंगुलर, स्ट्राइकिंग। Those symptoms which are singular and striking, peculiar and particular and uncommon are the characteristic symptom. Example, fever. फीवर में जनरल सिम्टम्स क्या हैं? फीवर में जनरल सिम्टम्स है बुखार आएगा। जब बुखार आएगा तो पर्सन को खूब गर्मी लगेगी, खूब उसका माथा तपेगा, हाथ पैर तपेंगे, बॉडी में दर्द होगा और खूब प्यास लगनी चाहिए क्योंकि गला भी सूख रहा होगा। लेकिन कोई इंसान थर्स्टलेस हो जाए फीवर में तो ये कैसा सिम्टम है? थर्स्टी इन फीवर इज अ कॉमन सिम्टम, बट व्हेन इट बिकम थर्स्टलेस इन फीवर इट बिकम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, सो दैट इट बिकम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने क्या किया? पूरे पेशेंट को
इंडिविजुअलाइज कर दिया, अलग कर दिया एक फीवर ग्रुप से। जैसे कि फीवर में रेस्टलेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, बुखार आएगा तो बेचैनी होगी ही होगी, लेकिन यदि कोई बहुत काम हो जाए, कामनेस आ जाए उसे फीवर में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, या अनयूजुअली वेल बिफोर फीवर, इसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये सब चीज़ें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज की नोट सिम्टम। आप जो एस.के. दुबे पढ़ते हैं या एलन की नोट पढ़ते हैं तो उसमें क्या आते हैं? बिल्कुल एक ऐसे सिम्टम्स का ग्रुप ऑफ सिम्टम आता है जो आपके ध्यान को पूरी तरीके से उस मेडिसिन की तरफ खींच लेता है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम विच अट्रैक्ट फोकस, जो हमारा ध्यान उसी तरफ खींच लेते हैं, जो हमारी अटेंशन को उसी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ कीनोट सिम्टम पर मेडिसिन दे दी और जनरल को कंसीडर नहीं किया, जनरल सिम्टम्स को कंसीडर नहीं किया, देन इट विल लीड टू फेलियर। तो कीनोट सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट, बट विद हेल्प ऑफ जनरल सिम्टम्स देन इट विल गिव रिजल्ट्स। तो ये डॉक्टर एलन का खोज था। और हम आजकल जो बेसिक्स हमारी पढ़ाई आती है वो कीनोट्स पर ही पढ़ाई आती है, क्योंकि कीनोट्स आपको मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या होता है? जैसे कोई बीमारी है, मान के चलो मीजल्स, तो इसके कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रैशेस। These are the common symptoms of measles। जैसे कि आप बीमारी ले लो टीबी या टाइफाइड ले लो, टाइफाइड के कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा और साथ में लूज मोशंस हो जाएंगे एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये टाइफाइड के कॉमन सिम्टम्स हैं। कैंट ने जिन सिम्टम्स को कॉमन कहा, उन्हीं सिम्टम्स को हैनीमैन ने जनरल सिम्टम कहा। तो कॉमन सिम्टम इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैंट एंड कॉमन सिम्टम को ही हम जनरल सिम्टम कहते हैं, एंड जनरल सिम्टम वॉज द टर्म गिवन बाय डॉक्टर हैनीमैन। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन सिम्टम और जनरल सिम्टम एक ही बात होती है। कैंट सर ने कॉमन सिम्टम बोल दिया और हैनीमैन सर ने जनरल सिम्टम बोल दिया कि इन सिम्टम्स को जनरल सिम्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट आ गए पैथोगनोमिक सिम्टम। पैथोगनोमिक सिम्टम क्या होता है? पैथोगनोमिक सिम्टम, पैथो यानी डिजीज, पैथोगनोमिक यानी डिजीज के सिम्टम्स, यानी कि जो अभी हमने कॉमन सिम्टम की बात करी वही बात कर रहे हैं कि जो चीज़ डिजीज़ को क्लियर कर दे, डिजीज़ को डिफाइन कर दे, उसको बोलते हैं पैथोगनोमिक सिम्टम्स। जैसे कि सर्दी लगना, फिर तेज़ बुखार आना, फिर पसीना आना, ये मलेरिया को डिफाइन करता है। तो दिस इज़ द पैथोगनोमिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया को और क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट फीवर भी बोलते हैं। मलेरिया किस तरीके का फीवर है? इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में 3 अवस्थाएं आ गई। पहली स्टेट आ गई चिल, देन हीट, देन पर्सपिरेशन। चिल में खूब ठंड लगेगी, हीट में खूब गर्मी धूप वो लगेगी, बुखार चढ़ेगा, और पर्सपिरेशन में खूब पसीना आएगा। तो ये मलेरिया के क्या है? पैथोगनोमिक सिम्टम है। ये चीज़ समझ में आ गई? दिस इज द पैथोगनोमिक सिम्टम ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट इज गाइडिंग सिम्टम। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं उसी को डॉक्टर हैरिन ने क्या बोल दिया? गाइडिंग सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को मैं क्या बोलती हूँ? यूपीएस। अनकॉमन, पिक्यूलियर, पर्टिकुलर, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर सिम्टम्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। एसेसरी और लेसर एसेसरी सिम्टम्स। कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा होता है। जब वो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा होता है तो वो कई सिम्टम्स को ऐसा भूल जाता है, क्योंकि वो उसका इतना यूज टू हो चुका होता है कि वो उन सिम्टम्स को सिम्टम कंसीडर ही नहीं करता, अपनी हैबिट कंसीडर करता है। जैसे कि
सुबह उठते ही प्रेशर बन जाना और सीधे लेबोरेटरी में टॉयलेट में भाग जाना, तो है तो ये एक सिम्टम कि मॉर्निंग में उठते ही कि बेड उसने छोड़ा नहीं और सीधे उसे फ्रेश होने जाना पड़ता है, ये एक सिम्टम है। लेकिन इसको क्या करा, पेशेंट ने मान लिया ये मेरी हैबिट है, इसको वो सिम्टम की तरह से मानेगा ही नहीं, जबकि ये 10 साल 8 साल पहले ही डेवलप हुआ है, लेकिन वो इसको 10 साल 8 साल में इतना यूज टू हो गया, इससे उसको इतनी आदत पड़ गई इसकी कि वो इसको एक सिम्टम, इसीलिए इसको बोलते हैं लेसर एसेसरी सिम्टम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, इससे हम मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको फिजिशियन को समझना होगा। पेशेंट के लिए तो ये उसकी हैबिट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खाना खाते ही किसी को फ्रेश होने की आदत हो, तो उसको तो दिन में 3 बार खाना खाना है, 3 बार फ्रेश होने जाना है, तो उसके लिए क्या एक हैबिट की बात हो गई। लेकिन ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल इरिटेशन का सिम्टम है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। देन नेक्स्ट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम। इट रिफ्लेक्ट द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, इट रिफ्लेक्ट द इंटरनल एसेंस of the person, ये उसका इंटरनल एसेंस बताती है। दिस इज द सिम्टोमेटोलॉजी। टोटल सिम्टोमेटोलॉजी को मैंने आपको अभी इसमें बताने की कोशिश की है शॉर्ट में, ताकि आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो आज के लिए सिम्टोमेटोलॉजी इतनी ही काफ़ी है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली करेंगे। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बात टाइप ऑफ डिजीज की। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हम टाइप ऑफ डिजीज की बात करते हैं। सबसे पहला डिजीज का टाइप आता है वो होता है सर्जिकल टाइप ऑफ डिजीज। सर्जिकल टाइप के वो डिजीज होते हैं जिनमें आपको सर्जरी करनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इम्परफोरेट एनस है, ठीक है, ऑफ इन्फेंट, या फाइमोसिस है। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, या फ्रैक्चर हो गया, ऐसा फ्रैक्चर हो गया जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स पर बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें अगर आप सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो पेशेंट की लाइफ पर बनाएगी। तो 2000 सर्जिकल केसेस जिनमें सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्जिकल केसेस में डॉक्टर हैरीमैन ने डाले। उन्होंने गॉल ब्लैडर सर्जरी को सर्जिकल केसेस में नहीं डाला है, उन्होंने उन केसेस को सर्जिकल में डाला है जो एक्चुअल सर्जरी नीड करते हैं। देन एक उन्होंने टर्म दिया इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन कोई डिजीज नहीं होती, ये ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा थक जाने की वजह से, ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की वजह से बॉडी कुछ डिसएग्रीएबल सिम्टम्स को डेवलप कर लेती है। ये डिजीज़ नहीं होती, ये सिर्फ डिसएग्रीएबल सिम्टम्स होते हैं। जो बॉडी डेवलप कर लेती है। देन कम एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होती है, इनके पीछे कॉज होता है एक्साइटिंग कॉज। क्या कॉज होता है, एक्साइटिंग कॉज। एक्यूट डिजीज का कॉज क्या होता है, एक्साइटिंग कॉज। और एक्यूट डिजीज कैसी होती है, सडन होती है। इसका ऑनसेट कैसा होता है, सडन ऑनसेट। शॉर्ट पीरियड होती है, आएगी भड़बड़ भड़बड़ करके खूब तेज बुखार देगी, खूब तेज लूज मोशन देगी, ये करेगी वो करेगी, और या तो ये खुद ही समाप्त हो जाएगी, सेल्फ एनिलेशन,
या फिर विल ड्रॉप द पेशेंट इनटू डेथ। या तो ये पेशेंट को मार देगी या सही हो जाएगी अपने आप ही। दिस इज द एक्यूट डिजीज। क्या होता है इसमें? कॉज होता है एक्साइटिंग कॉज, इसका सडन ऑनसेट होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, या तो सेल्फ ख़त्म हो जाती है या ड्रॉप हो जाती है डेथ में, या फिर जब इसको दवाई दे दो तो क्योर हो जाती है। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन, डायनेमिक मेडिसिन दे दी जाए, क्योर हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक डिजीज। असली खेल है क्रॉनिक डिजीज का। क्या खेल है क्रॉनिक डिजीज का? इसके कॉज क्या होते हैं? फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज मतलब मियाज़म। कल हमने पढ़ा था ना मियाज़म के बारे में, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो फंडामेंटल कॉज जो होते हैं इसके कॉज होते हैं। क्रॉनिक डिजीज कौन कौन सी होती है? फर्स्ट डिजीज इज सोरा, सेकेंड इज सिफिलिस एंड थर्ड इज साइकोसिस। सोरा ये यूनिवर्सल मियाज़म है। इट इज मदर ऑफ ऑल डिजीज, मदर ऑफ ऑल डिजीज। 7/8 of all disease arise from SORA and 1/8 of all disease arise from psychosis and syphilis. It is non-venereal. ये कैसी होती है? Non-venereal, non-sexual होती है, लेकिन ये कैसी होती है? एक दूसरे से फैलने वाली, यानी कि कांटेक्ट में आकर के जो फैलती है ना, जिसको हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। ये कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज होती है। सिफिलिस एंड साइकोसिस आर वेरेनल डिजीज, यानी जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तभी ये डिजीज फैलेगी। इसको हम इच से डिफाइन करते हैं, इच, खुजली। सिफिलिस को कैंकर से, और साइकोसिस को वॉल्ट से डिफाइन करा जाता है। तो ये आपके मुख्य टाइप ऑफ डिजीज के बारे में अभी बात की गई है। कल हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में। अभी जो आपको एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज बताया ना, कल एक और कॉज बताएंगे, मेंटेनिंग कॉज। इसके बारे में बात करेंगे। एक डिजीज होती है स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। स्यूडो क्रॉनिक डिजीज क्या होती हैं? इनका कारण होता है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज मतलब कोई सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस इसका कारण नहीं है। इसका कारण क्या है? कोई ना कोई मेंटेनिंग कॉज है। जैसे कि मान के चलो ये कमरा, इसमें पेशेंट रहता है और इस कमरे के बगल में एक फूलों का बगीचा बना हुआ है, और उस फूलों के बगीचे से पॉलेंस बार बार कमरे में आ जाते हैं हवा के ज़रिए, और पेशेंट को स्नीजिंग होती रहती है। तो पॉलेंस क्या है? मेंटेनिंग कॉज है। और सबको क्या लगेगा? इसको अस्थमा हो गया है, इसको एलर्जी हो गई है। लेकिन जब वो अपना घर बदल लेता है या अपना कमरा बदल लेता है और उसके कमरे में अब पॉलेंस नहीं आ रहे हैं, तो वो ठीक हो गया। तो वो कैसा डिजीज़ था? स्यूडो क्रॉनिक। क्रॉनिक की तरह लगता था, लेकिन डिजीज क्रॉनिक था नहीं। उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? कोई मेंटेनिंग कॉज जिम्मेदार था। तो पहला हो गया सर्जिकल डिजीज, दूसरा हो गया इंडिस्पोजिशन, तीसरा हो गया एक्यूट डिजीज, चौथा हो गया क्रॉनिक डिजीज, पांचवा हो गया स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। एक और होता है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी खूब आता है। जो आर्टिफिशियल यानी एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के क्रॉनिक डिजीज बन जाते हैं हमारी बॉडी में। एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के हमारी बॉडी में जो डिजीज बन जाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट डिजीज, मोस्ट डिफिकल्ट टू क्योर।
इनको क्योर करना बहुत कठिन है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने क्या बोला इस डिजीज़ के लिए कि यदि आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसने खूब एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हुई हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत दिनों तक सिर्फ बिना किसी दवाई के, ना तो वो एलोपैथी खाए, ना वो होम्योपैथी खाए, ना वो आयुर्वेदिक खाए, कोई सी दवाई ना खाए, बिना किसी दवाई के एक लंबे अंतराल के लिए छोड़ दो। वो रेगुलर अपना एक्सरसाइज करे, लाइट खाना खाए, वॉक करे, इस तरीके से नॉर्मल जीवन जिए, लेकिन कोई दवाई ना खाए, तो बॉडी का वाइटल फोर्स धीरे धीरे उस डिजीज़ को शायद अपने आप ही ख़त्म कर दे, वरना इस डिजीज़ को क्योर करना बहुत कठिन है। तो उस समय वाइटल फोर्स को बिल्कुल बिना डिस्टर्ब करे छोड़ दो, तो शायद वो स्वयं ही आर्टिफिशियल डिजीज़ को ख़त्म कर देगा, अदरवाइज़ इसको ख़त्म करना मुश्किल काम है। तो हमने 6 तरीके के डिजीज़ पढ़े: इंडिस्पोजिशन, एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ एंड आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल कॉज ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। ऐसे करके आपका आज काफ़ी इसको कंप्लीट कर दिया गया है ऑर्गेनॉन को। केस टेकिंग आपका नया पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे कल।